सभी विद्यार्थी और मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस महत्वपूर्ण बिंदु का शीर्षक है बंगाल पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य। 1757 से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है और 1772 में पूरी तरह से बंगाल है वो ब्रिटिश आधिपत्य में चला जाता है। तो हम आज के इस अति महत्वपूर्ण बिंदु पर जो व्याख्यान है उसके अंतर्गत निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। इनमें से सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बंगाल प्रांत के बारे में, कि बंगाल प्रांत पर ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार जमाने की जो मन में है वो क्यों सोची। तो कुछ बातें बंगाल प्रांत के बारे में हम करेंगे। इसके बाद में हम दूसरे बिंदु के रूप में देखेंगे कि 1651 से 1717 ईस्वी तक कंपनी को कौन कौन सी व्यापारिक रियायतें हैं वो बंगाल के संदर्भ में प्रदान की गई थी। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम ये पड़ताल करेंगे कि 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशियर का कंपनी के संदर्भ में जो विशेष अधिकार युक्त जो फरमान जारी किया गया था वो विशेष अधिकार युक्त फरमान क्या था और इसने बंगाल और कंपनी के संबंधों को किस प्रकार से प्रभावित किया। क्या ये फर्रुखशियर का जो फरमान है उसको बेस बना करके ही कंपनी ने बंगाल में राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने की सोची। इसकी हम व्यापक पड़ताल है इस व्याख्यान के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम इसी व्याख्यान के चौथे बिंदु के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि 1757 से 1756 ईस्वी तक बंगाल के नवाब और कंपनी के संबंध है वो किस प्रकार से संचालित हो रहे थे, उनकी प्रकृति क्या थी और वो किस दिशा में जाते हुए प्रतीत हो रहे थे। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बन जाता है तो सिराजुद्दौला और कंपनी के संबंध हैं वो किस दिशा में जाते हैं, किस प्रकृति के रहते हैं और सिराजुद्दौला की कंपनी के प्रति नीति है वो किस प्रकार की रहती है। इसको हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। छठे बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि सिराज के प्रति जो एक षड्यंत्र रचा गया उस षड्यंत्र में कौन कौन लोग भागीदार थे, उन लोगों का क्या मंतव्य था, वो सिराज से क्यों नाराज थे। अंत में हम इस व्याख्यान के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्लासी की लड़ाई है वो आखिर क्या थी, प्लासी में क्या कुछ हुआ था और प्लासी की जो लड़ाई है उसका परिणाम क्या पहले से तय था, क्या प्लासी की लड़ाई वास्तव में लड़ाई थी। इन बातों की जो पड़ताल है हम इस व्याख्यान के माध्यम से करने का प्रयास है वो करेंगे। तो हम हमारे व्याख्यान को एक बार मैं फिर से इसके शीर्षक पर के बारे में आपको अवगत करा दूं कि आज के जो व्याख्यान का शीर्षक है बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य 1757 से 1772। ये इस बिंदु पर व्याख्यान है उसका प्रथम भाग है। कल इसी बिंदु पर जो व्याख्यान है उसका द्वितीय भाग है वो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज के हम अपने व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बंगाल प्रांत के बारे में। अगर देखा जाए तो पूरे भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये मैं कहूं कि मध्यकाल में विशेष तौर पर जो बंगाल प्रांत है पूरे मुगल काल में वो भारत का सबसे समृद्ध प्रांतों के रूप में गिना जाता था। यानी 1765 ईस्वी से पहले भारत का जो सबसे समृद्ध प्रांत था, भारत को जो सबसे ज्यादा आय होती थी और आर्थिक संपन्नता में अगर भारत का कोई क्षेत्र या प्रांत गिना जाता था तो वो बंगाल का प्रांत था। और बंगाल के प्रांत की समृद्धि का अनुमान और अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि अंग्रेज जब व्यापारी के रूप में इस देश में व्यापार करने के लिए आए तो अंग्रेजों का एशिया के अन्य देशों से भी व्यापार होता था और अंग्रेजों का एशिया से यूरोप भेजे जाने वाला जो सामान होता था उसमें अकेले 60% हिस्सा अकेले बंगाल प्रांत से जाता था। तो ये बंगाल की समृद्धि और बंगाल के वैभव का अपने आप में एक बहुत बड़ा सूचक है कि 60% यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी सामान एशिया महाद्वीप के देशों से खरीद करके यूरोप में बेचती उसमें अकेला 60% हिस्सा है वो बंगाल प्रांत का होता था। बंगाल प्रांत है वो नील के लिए नील, सोरा, चावल, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि का जो यहाँ से यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता था। बंगाल की समृद्धि इस प्रकार की थी, इसका वैभव चकाचौंध कर देने वाला था कि वो किसी भी व्यापारिक प्रकृति की कंपनी को जो कि ज्यादा धन प्राप्त करने की लालसा वाली हो वो किसी को भी बहका सकती थी, किसी की भी गिद्ध दृष्टि इस बंगाल पर पड़ सकती थी। और बाद में हम आगे के घटनाक्रम से ये देखेंगे कि हुआ भी कुछ ऐसा ही।
इसके बाद में हम बात करते हैं 1651 से 1717 ईस्वी तक कंपनी को बंगाल में कौन कौन सी व्यापारिक रियायतें हासिल थी। मैंने सबसे पहले जो यहाँ पर बात की है 1651 इसलिए क्योंकि 1651 ईस्वी का वो साल है जब कंपनी को बंगाल में सबसे पहली बार हुगली में एक फैक्ट्री, एक व्यापारिक केंद्र है वो खोला गया। ये व्यापारिक केंद्र जब खोला गया तो इस व्यापारिक केंद्र को खोल करके बंगाल में व्यापार करने के लिए कंपनी को किसी परमिट की और या अनुमोदन की आवश्यकता थी। उस समय तत्कालिक बंगाल के गवर्नर थे शाह शुजा। शाह शुजा ने कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक के बदले बंगाल में फैक्ट्री खोलने और व्यापार करने की इजाजत है वो दे दी। 1656 में शाह शुजा ने कंपनी के पक्ष में और अधिक विशेष अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया और अब कंपनी को किसी भी प्रकार के आयात और निर्यात पर संपूर्ण बंगाल में किसी भी प्रकार का कर नहीं देना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में तेजी से व्यापार है वो फैलने लगा और 3000 रुपए वार्षिक के बदले में फैक्ट्री खोलने और कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार है वो दे दिया गया। लेकिन लंदन में बैठे हुए कंपनी के डायरेक्टरों ने जब 1680 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के प्रतिनिधियों को यह संदेश भेजा कि आपको जो भी भारत से जो सामान खरीदना है वो कुछ इसी प्रकार की रणनीति अपनाएं, क्षेत्रीय संप्रभुता के दावे करें कि आपको महत्वपूर्ण जो कीमती धातु हैं वो आप यूरोप से लेकर के भारत में उनको देते हैं और उसके बदले में जो सामान खरीदते हैं उसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़े और भारत के सामान को भारत के पैसों से ही खरीदा जाए और कुछ इस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए ताकि क्षेत्रीय अधिकार है उसको भारत के संसाधनों से ही जीतने का प्रयास है वो करना चाहिए। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रतिनिधि बैठे हुए थे तो उनको लगा कि भारत में जो मुगल साम्राज्य है उनकी सत्ता के लिए मुगल साम्राज्य से आसानी से वो और अधिक व्यापारिक रियायतें और क्षेत्रीय लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही गलत स्थिति का आकलन ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रतिनिधियों ने किया और 1656-86 ईस्वी में तत्कालिक मुगल बादशाह थे औरंगजेब, वो अपने आप में काफी योग्य थे और केंद्रीकृत नेतृत्व के अंतर्गत मुगल साम्राज्य अपनी वैभव और समृद्धि के चरम शिखर पर था। 1686 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच में एक सीधी लड़ाई हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे सपने नेस्तनाबूद हो जाते हैं और उसके बंगाल में स्थित जो भी व्यापारिक केंद्र है वो मुगलों के द्वारा जो प्रदान की गई थी वो सारी सुविधाएं जब्त कर ली जाती है। न केवल बंगाल में अपितु पश्चिमी तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक केंद्र है उन पर मुगल साम्राज्य के अधिकारियों के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। जैसा कि लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापारिक प्रकृति की कंपनी थी और कंपनी के व्यापारी है किसी भी हालत में अपने व्यापार की क्षति होने देना नहीं चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ से ही चापलूसी, विनम्रता, रिश्वत और को अपने जो व्यापार को बढ़ाने की शैली के रूप में अपना लिया था। अपनी उदंडता के लिए उन्होंने एक बार मुगल दरबार में फिर से माफी मांगी, फिर से उन्होंने चापलूसी की और किसी भी प्रकार की भविष्य में धृष्टता न करने का वचन दिया। जब इस प्रकार का वचन दिया तो 1691 ईस्वी में औरंगजेब के निर्देश पर तत्कालिक बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खां के द्वारा फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार है वो बहाल कर दिए गए। औरंगजेब की मृत्यु तक ये व्यापारिक अधिकार उसी तरह बरकरार रहे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य में सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष था तब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार है वो ऊहापोह की स्थिति में रहे। इस ऊहापोह की स्थिति के दौरान भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल से निरंतर व्यापार है वो जारी रहा, लेकिन उसको जो सीमित व्यापारिक अधिकार है वो मिले हुए थे। वो बंगाल की किलेबंदी नहीं कर सकते थे, अपने सिक्के स्वयं नहीं डाल सकते थे, केवल उनको व्यापार करने का अधिकार दिया गया था और फैक्ट्री केंद्र है वो राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र नहीं बनने की इजाजत दी गई थी। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कि फर्रुखशियर के द्वारा 1717 ईस्वी में कंपनी की व्यापारिक रियायतों के बारे में जारी एक विशेष फरमान। 13 ईस्वी में जब फर्रुखशियर मुगल साम्राज्य के बादशाह बनते हैं तो कंपनी के द्वारा फर्रुखशियर के दरबार में अपने एक प्रतिनिधि को भेजा जाता है और उस प्रतिनिधि के माध्यम से 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह जो फर्रुखशियर है, जो ये मानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में जो व्यापार कर रही है वो कहीं ना कहीं भारत की समृद्धि के लिए आवश्यक है और भारत को और मुगल साम्राज्य को इससे बहुमूल्य धनराशि की प्राप्ति हो रही है। तो मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान उनके पक्ष में जारी कर दिया जाता है।
है। और उस महत्वपूर्ण फरमान की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी जिनका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने जो कंपनी को 1717 ईस्वी में जो फरमान जारी किया, व्यापारिक रियायतें देने वाला, उस फरमान की सबसे महत्वपूर्ण बात थी दस्तक पत्र की। दस्तक एक प्रकार का परमिट पत्र होता था कि कंपनी जब अपना व्यापार भारत के अंतर्गत करती, भारत के भीतरी भागों में करती, यानी बंगाल में जब वो व्यापार करती, तो उस दस्तक पत्र को एक परमिट पत्र, एक पारगमन पत्र होता था। जब कंपनी के एजेंट उस पारगमन पत्र को दिखाते तो किसी भारतीय अधिकारी के द्वारा कंपनी के व्यापारियों को, कंपनी को एक व्यापारिक संस्था के रूप में परेशान नहीं किया जा सकता था और ना किसी प्रकार का टैक्स है वो लिया जाता था। लेकिन इस दस्तक के रूप में 3000 रुपये वार्षिक देने थे, या 350 पाउंड वार्षिक के बदले में उनको दस्तक के माध्यम से शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति है, वो फर्रुखशियर के इस विशेष फरमान से मिल जाती है। न केवल विशेष फरमान से उसकी अनुमति मिल जाती है, अपितु शाही टकसाल के इस्तेमाल का विशेष अधिकार है वो भी कंपनी के पक्ष में चला जाता है। इसके अलावा कंपनी को कुछ और भी क्षेत्र, अपने राजस्व को बढ़ाने वाले कुछ अधिकार है वो दे दिए जाते हैं। कलकत्ता के आसपास के 38 गांव को लगान पर लेने का अधिकार है, खरीदने का अधिकार है, वो कंपनी को दे दिया जाता है। तो फर्रुखशियर ने एक प्रकार से कंपनी के पक्ष में काफी सारी व्यापारिक रियायतें और विशेष अधिकार है उनका ऐलान कर दिया था। लेकिन इसी समय 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां के द्वारा बंगाल में एक प्रकार से अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी जाती है। मुर्शीद कुली खां और जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, उन्होंने मुगल साम्राज्य से अपना नाता नहीं तोड़ा और वो मुगल साम्राज्य को लगातार उसके बादशाह को वार्षिक कर रहे, वो मुगल दरबार में भेजते रहे और अपनी नवाबिका और जिन्होंने भी अपने क्षेत्रीय राज्य स्थापित किए थे उन्होंने मुगल साम्राज्य से लगातार निरंतर अनुमोदन प्राप्त करते रहे। लेकिन 1717 ईस्वी के मुगल बादशाह फर्रुखशियर के फरमान को उसी रूप में, जिस रूप में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में जारी किया गया था, उसको मुर्शीद कुली खान ने मानने से इनकार है वो कर दिया। और मुर्शीद कुली खान ने कहा कि सिर्फ आप दस्तक का उपयोग कर सकते हो और वो भी एक कंपनी को एक संस्था मानते हुए उसके व्यापार करने के लिए। आपको उस दस्तक का निजी व्यापार के लिए उपयोग करने की इजाजत नहीं होगी। आप किसी भी प्रकार की किलेबंदी है वो नहीं कर सकते। और कलकत्ता के आसपास के जो गांवों को खरीदने की जो बात कही गई थी, उस बात को भी, उस विशेष अधिकार को भी मुर्शीद कुली खान ने बैन कर दिया। और इसके अलावा मुर्शीद कुली खान ने शाही टकसाल के उपयोग के विशेष अधिकार की इजाजत भी कंपनी को नहीं दी। तो मुर्शीद कुली खान के यानी 1717 से 1756 ईस्वी तक, ये 1717 ईस्वी का फर्रुखशियर का जो फरमान है, जिसको कंपनी अपना अधिकार मानने लगी थी और उसको ये लगता था कि फर्रुखशियर जब मुगल बादशाह के द्वारा, जिसकी एक प्रतीकात्मक महत्व था, जिसकी एक सत्ता पूरे भारत में थी, पूरे भारत का बादशाह था, जब उसके द्वारा इस प्रकार का फरमान जारी कर दिया गया तो ये बंगाल के नवाब हैं, वो इस अधिकार को कैसे सीमित कर सकते हैं। लेकिन मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खान ने ये प्रयास किया कि कंपनी है वो केवल दस्तक के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग है वो नहीं उठा सके और किसी भी प्रकार की किलेबंदी नहीं कर सके। और उन्होंने वो हर संभव प्रयास किया, मुर्शीद कुली खान ने और अलीवर्दी खान ने, कि उन्होंने ना तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, ना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को किलेबंदी नहीं करने दी, ना राजनीतिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति थी, ना क्षेत्रीय संप्रभुता के दावे के लिए बंगाल में युद्ध करने की अनुमति थी, ना ही वो आसपास के गांवों को खरीद सकते थे, ना ही वो शाही टकसाल में सिक्के डालने के अधिकार का दावा कर सकते थे। इन सभी गतिविधियों को मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खान ने अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी के माध्यम से पूरी तरह से नियंत्रित किया और उनको नियंत्रित रखा। अलीवर्दी खां का कंपनी के बारे में एक महत्वपूर्ण नजरिया था और उसने अपने नाती, जब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में जब सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है तो उसने उसके लिए एक राय छोड़ी थी यूरोपीय कंपनियों के बारे में। वो कहा करते थे कि यूरोपीय लोग एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं, यदि इन्हें हम नहीं छेड़ेंगे तो वो शहद देंगी, लेकिन अगर छेड़ा गया तो वो काट काट कर मार डालेगी। ये एक प्रकार से सिराजुद्दौला के लिए अलीवर्दी खां की इन यूरोपीय कंपनियों के बारे में एक सलाह थी, एक नजरिया था कि किस प्रकार से इनको नियंत्रित करना है, इनको बेलगाम नहीं होने देना है और कुछ अविवेकपूर्ण फैसले अगर कर लिए गए तो ये स्वयं की सत्ता के लिए घातक साबित
हो सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा परिवर्तन राजनीतिक स्थिति में यह हो जाता है कि जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच की प्रतिस्पर्धा में, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्नाटक और हैदराबाद में जो सफलता मिल जाती है, उस कर्नाटक और हैदराबाद की सफलता ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को इतना उद्दंड बना दिया कि अब वो बंगाल के नवाबों के कहे अनुसार व्यापार करने की स्थिति में नहीं थे। वो 1717 ईस्वी के फर्रुखशियर के फरमान को अक्षरश रूप में लागू करवाना चाहते थे और उन्हीं शर्तों पर व्यापार करना चाहते थे। अब उनका उद्देश्य है, उन्होंने बंगाल की में जो कलकत्ता है उसकी किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। वो अपनी टकसाल है उसमें सिक्के ढालते थे और इसके अलावा उन्होंने आसपास के इलाकों पर सैनिक रखना प्रारंभ कर दिया। क्षेत्रीय संप्रभुता के दावे हैं वो किए। तो अगर हम 1717 से 1756 ईस्वी के बंगाल के नवाबों के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों को देखते हैं, तो फर्रुखशियर का फरमान के दौरान है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के जो खट्टे मिट्टे संबंध है वो बने रहे। लेकिन उन नवाबों ने, यानी मुर्शीद कुली खान की बात करें, अली वर्दी खान की बात करें, इन्होंने स्थिति को बेलगाम नहीं होने दिया और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की और फ्रेंच कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रण में बरकरार रखा। अब स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। 1756 ईस्वी में अंग्रेजों के पक्ष में भी कई सारी बातें हैं वो आकर के जुड़ जाती हैं, क्योंकि अंग्रेज उससे पहले किसी भी प्रकार से कि वो दक्षिण की राजनीति में उलझ गए थे और दक्षिण की राजनीति में जैसा कि मैंने कहा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों का हैदराबाद और कर्नाटक में एक प्रकार से अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित हो जाता है। वो मजबूत स्थिति में चले जाते हैं, इतनी मजबूत स्थिति में चले जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगने लगता है कि भारतीय शासकों को एक संक्षिप्त लड़ाई में आसानी से पराजित है वो किया जा सकता है और उनसे क्षेत्रीय और व्यापारिक रियायतें ज्यादा मात्रा में हासिल है वो की जा सकती है। तो कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब है वो बनता है। सिराजुद्दौला जो अली वर्दी खान की बेटी का बेटा था, यानी वो उसका एक नाती था। तो सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है तो सिराजुद्दौला काफी युवा होता है, वो उत्साही होता है, हर काम में जल्दबाजी करता है और सिराजुद्दौला के जैसे ही नवाब बन जाता है उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी उद्दंड प्रकृति में सामने आ जाती है। अब वो नवाब की सत्ता को उस रूप में नहीं मानने को तैयार होती है जिस रूप में अली वर्दी खां के नवाबी तक वो मानते आई थी। तो सिराजुद्दौला जब कंपनी के नवाब बनकर आता है तो वो कंपनी के प्रति सख्त नीति अपनाता है। सिराजुद्दौला किसी भी बात में इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था कि कोई यूरोपीय कंपनी है और बंगाल के नवाब की सत्ता को चुनौती दे, उसके विरोधियों को संरक्षण दे या किसी भी प्रकार की किलेबंदी करे या राजनीतिक लाभ के लिए लड़ाइयां करे। इन सभी नीतियों को सिराजुद्दौला है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और किसी भी स्थानीय शासक को इस बात के लिए तैयार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो यूरोपीय कंपनी को क्षेत्रीय जैसे कि क्षेत्रों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक लड़ाई करने की अनुमति दे तो ये एक प्रकार से उसकी संप्रभुता को चुनौती होती और कोई भी जो स्वाभिमानी शासक है अपनी संप्रभुता की चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता था। उसकी संप्रभुता खतरे में पड़े वो इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। तो हम सिराजुद्दौला के जब नवाब बनकर आया तो उसने कंपनी के प्रति सख्त नीति अपनाई। इसी समय क्या होता है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने दक्षिण भारत की स्थितियों के क्रम में चंद्रनगर और कलकत्ते की किलेबंदी है वो तेजी से प्रारंभ कर देते हैं। अंग्रेजों ने दस्तक का दुरुपयोग तेज कर दिया, नवाब के विद्रोहियों जैसे कृष्ण वल्लभ को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले मैं जो ये बात बताना चाह रहा हूं कि दस्तक के दुरुपयोग की बात यह है कि दस्तक एक परमिट पारगमन पत्र था और फर्रुखशियर के विशेष फरमान से जारी किया गया था, लेकिन दस्तक का उपयोग कंपनी एक संस्था के रूप में अपने व्यापार के लिए कर सकती थी। कंपनी के निजी कर्मचारी है वो अपने निजी व्यापार के लिए इस दस्तक का उपयोग नहीं कर सकते थे और कंपनी के निजी व्यापारियों को भी वही शुल्क देना पड़ता जो कि भारतीय व्यापारियों को अपने आयात और निर्यात कर के रूप में देना पड़ता। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ने इस दस्तक को अपने जो कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए भी न केवल इस्तेमाल करना प्रारंभ किया बल्कि वो कुछ पैसे लेकर के भारतीय व्यापारी और सौदागरों को भी ये दस्तक पत्र है उसको बेचने लगे। इससे बंगाल के नवाब के राजस्व में बहुत बड़ी हानि है वो होती है और बंगाल का जो नवाब है जब उसके राजस्व के में हानि होती है आयात निर्यात के रूप में उसको आर्थिक क्षति होती
होती है, कर के रूप में जब आर्थिक क्षति होती है, तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है, जो कि अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत था, वो अपनी नवाबी की संप्रभुता को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए तैयार था, किसी भी विदेशी कंपनी की सत्ता और चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए एक प्रकार से असहनीय स्थिति है वो पैदा हो जाती है। नवाब और तेजी से किलेबंदी हो जाती है। तो बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला जो 1756 ईस्वी में बनते हैं, वो फ्रांसीसी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों से कहते हैं कि अपनी किलेबंदी है उस पर काम करना बंद कर दीजिए, आप किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते, आपको सिर्फ व्यापार करने की इजाजत मिली हुई है, सिर्फ व्यापार करके रहिए, व्यापारी बन करके ही रहिए। तो जब इस तरह की बात है सिराजुद्दौला के द्वारा दोनों कंपनियों से कही जाती है, तो फ्रांसीसियों ने तो अपनी राजनीतिक गतिविधि बंद कर दी और उन्होंने चंद्रनगर की अपनी किलेबंदी है वो गिरा दी। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब अंग्रेजों का हौसला बढ़ गया था हैदराबाद और कर्नाटक में अपनी सफलताओं से, और उनको यह लगता था कि वो नवाब को उसकी सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, और अगर लड़ाई की नौबत आई तो वो उसी प्रकार से नवाब को युद्ध के मैदान में पराजित कर देंगे, जिस प्रकार हैदराबाद और कर्नाटक में उन्होंने अपनी मनपसंद शासक बनाए हैं। लेकिन बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला है वो जिद्दी था, युवा जोश से उत्प्रोत था, जल्दबाजी करने वाला था और अपने आदेश की पालना करवाने पर अड़ गया। उसके लिए अपने आदेश की पालना करवाना सबसे जरूरी था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला इसी जिद में, इसी अकड़ में और इसी अदूरदर्शिता के कारण कई गलतियां हैं वो लगातार करते चला गया, और वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाए हुए जाल में लगातार फंसता चला गया। सिराज ने जल्दबाजी में जैसे ही जब उसको लगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किलेबंदी को रोकने से इनकार कर दिया, वो अपनी शाही टकसाल में सिक्के डालने लगी और आसपास के क्षेत्रों पर क्षेत्रीय संप्रभुता के जब दावे करने लगी, तो सिराज ने जल्दबाजी में सैनिक कार्रवाई के द्वारा सबसे पहले कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लेते हैं। फिर वो कलकत्ता की ओर कूच करते हैं और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया जाता है। इस समय कलकत्ता के गवर्नर होते हैं ड्रेक अपने कुछ सैनिक अधिकारियों के साथ और अपने कुछ अंग्रेजों के साथ में वो भाग करके फुल्टा द्वीप में शरण ले लेते हैं। फुल्टा द्वीप बंगाल के खाड़ी में पड़ता है और फुल्टा द्वीप में वो अपने आप को जाकर के सुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि फुल्टा द्वीप को अंग्रेजी नौसेना के द्वारा एक प्रकार से पूरी तरह संरक्षण मिला हुआ था, और बंगाल के नवाब है वो नौसेना के क्षेत्र में दुर्बल थे, उन्होंने नौसेना के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। इसी समय कुछ अजीब सी घटना होती है कि जब कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, तो वो अपनी इस विजय का आनंद लेने के लिए तुरंत लौट जाता है और उन्होंने भागते हुए अंग्रेजों का पीछा नहीं किया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को लगता है कि अब विदेशी शक्ति को पराजित कर दिया, ये कंपनी है, इसका वापस दुस्साहस नहीं होगा कि वो इस प्रकार से बंगाल की नवाबी को चुनौती दे। लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस चरित्र का, उसकी मानसिक स्थिति का और उसकी दूरगामी रणनीति का मूल्यांकन करने में असफल रहा, और इसकी कीमत बाद में उसे अपनी जान देकर के गंवानी पड़ी। इसी समय जब 1756 में सिराज ने जब कोलकाता का अभियान किया, कासिम बाजार, फोर्ट विलियम पर अधिकार किया, तो उसी समय उनका एक ब्रिटिश सेना का एक अधिकारी था हॉलवेल, उसके द्वारा कालकोठरी का वृतांत है सारे इंग्लिश अधिकारियों के बीच में बयां किया गया। एक्चुअल में जो कालकोठरी का जो घटनाक्रम है उसके बारे में सिर्फ जो हॉलवेल ने जो विवरण दिया उसी को सही मान लिया गया, जबकि ऐसी कोई घटना हुई होगी इस तरह की संभावना प्रतीत नहीं होती। क्योंकि अब हम कालकोठरी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। कालकोठरी में क्या हुआ, यह सिर्फ हॉलवेल के दिमाग की कल्पना है जो उन्होंने आकर के बताई। हॉलवेल ने यह कहा कि 2 जून की रात्रि को कासिम बाजार के जब फोर्ट विलियम पर जब कब्जा किया तो 146 अंग्रेजों को, जिसमें से कुछ बच्चे थे, कुछ स्त्रियां थी, उनको एक कालकोठरी में बंद कर दिया गया। और 3 जून की जब सुबह जब देखा गया तो उसमें सिर्फ 23 व्यक्ति ही जिंदा मिले और उनमें से हॉलवेल भी एक था। तो एक प्रकार से इस कालकोठरी की घटना का इतना दुष्प्रचार किया गया कि अंग्रेजी अधिकारियों में सिराजुद्दौला को सबक सिखाने की सोच ली। उनके मन में यह बैठ गया कि सिराजुद्दौला को सबक सिखाना ही है। तो हॉलवेल के मस्तिष्क की ये जो घटना थी कालकोठरी, ये वास्तविकता में हुई या नहीं हुई, ये एक बहस का विषय है। लेकिन जिस तरह से हॉलवेल के द्वारा कालकोठरी की घटना को प्रचारित किया गया, अन्य किसी समकालीन विवरण में, उस समय के किसी अन्य तात्कालिक दस्तावेज में इस कालकोठरी की घटना का विवरण है वो नहीं मिलता। इस कालकोठरी की घटना ने सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों की नफरत और घृणा को बढ़ाने का काम अवश्य किया। इसी समय
जब सिराजुद्दौला जब 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना, तो सिराजुद्दौला जैसा मैंने कहा कि युवा था, जोशीला था, और वो दरबार में जो अमीर जो उसके खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे थे, जो भी उसे नवाब की सत्ता को, संप्रभुता को चुनौती देते थे, उन सारे अधिकारियों के खिलाफ उसने सख्त नीति अपनाई। उसने जमींदारों को, जागीरदारों को कर देने के लिए बाध्य किया। तो सिराज के प्रति सिराज ने, जैसा कि मैंने कहा कि वो जोशीले स्वभाव का था, जल्दबाजी करता था, और उसने विवेकपूर्ण ढंग से ये नहीं किया कि सभी जो राजकीय अधिकारी हैं, जो सत्ता के जो प्रमुख दावेदार हैं, जिनको मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खान ने जिस तरह से संभाल करके रखा और राज्य की समृद्धि और राज्य के स्थायित्व के लिए उपयोग किया, उस तरह का उपयोग करने में वो सक्षम नहीं था, क्योंकि वो किसी की राय को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो सिराज के प्रति जो सबसे ज्यादा जो विद्रोही बन गए वो थे सत्ता के त्रिकोण। सत्ता के त्रिकोण की जब मैं बात करता हूं तो उसमें बड़े बड़े जमींदार, बैंकर हैं, और इसके अलावा सौदागर। ये सत्ता के त्रिकोण हैं, वो सिराजुद्दौला की जो कठोर जो प्रशासनिक नीति है उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इसके अलावा शौकत जंग पूर्णिया के जो अली वर्दी खां है, उसके दामाद के पुत्र थे। ये भी एक, इन्होंने सिराजुद्दौला की गद्दी पर अधिकार को चुनौती दी। इसके अलावा जो राजवल्लभ है वो सिराजुद्दौला के समय में बंगाल के दीवान थे, और राजवल्लभ के जब बेटे कृष्ण वल्लभ है, उनको जब कृष्ण वल्लभ होते जिन्होंने राज की है, राजस्व में धोखाधड़ी की थी और भाग करके अंग्रेजों की संरक्षण में वो चला गया था, और अंग्रेजों ने उसको सिराजुद्दौला को सौंपने से इनकार कर दिया था। तो राजवल्लभ का भी सिराजुद्दौला से नाराज होना स्वाभाविक था, उसके प्रति उसमें भी एक प्रकार की घृणा व्याप्त हो गई थी। इसके अलावा मीर जाफर और राय दुर्लभ है। मीर जाफर है सिराजुद्दौला का मीर बख्शी था, जो कि स्वयं नवाब बनने का सपना पाले हुए था। इसके अलावा राय दुर्लभ एक और सैन्य अधिकारी था। सिराजुद्दौला ने जब इन सभी को नवाब की सत्ता मानने के लिए बाध्य किया तो ये सभी इससे कुपित हो गए। इसके अलावा माणिक चंद्र जो कलकत्ता का अधिकारी था, उस माणिक चंद्र भी सिराजुद्दौला की नीतियों से नाराज था, और बाद में ये ही माणिक चंद्र थे जिन्होंने कलकत्ता को अंग्रेजों से पैसे लेकर के बेच दिया। इसके अलावा अमीर चंद, फतेह चंद जगत सेठ के नाम से जाने जाते हैं, इन सब लोग हैं, उनको सिराज ने नाराज कर दिया था। तो अगर सिराज के प्रति षड्यंत्र में सिराज ने अपने सभी विश्वस्त लोगों को, सत्ता के त्रिकोण हो, जमींदार हो, जागीरदार हो, बैंकर हो, उद्योगपति हो, और अपने जो सेना के प्रमुख अधिकारी, इन सबको नाराज कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन राजकीय अधिकारियों की नाराजगी का फायदा उठा करके वो षड्यंत्र है उसको अंजाम दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के इस षड्यंत्र को परिपक्व बनाने में उसके सबसे तेज तर्रार के जो अधिकारी थे रॉबर्ट क्लाइव का महत्वपूर्ण योगदान था। रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की ये उपज थी कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाया जाए, और सिराजुद्दौला ने जो धृष्टता 1756 ईस्वी में की थी, जिसके फलस्वरूप फोर्ट विलियम, कासिम बाजार और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में जो मद्रास से जो सेना आई, उन्होंने सिराजुद्दौला को सबक सिखाया, और रॉबर्ट क्लाइव ने ये मन में ठान ली थी कि सिराजुद्दौला है उसको नवाब के पद से हटाया जाएगा। कंपनी के 1717 ईस्वी में जिन अधिकारों की गारंटी दी गई थी वो सारे अधिकार है वो फिर से प्राप्त होंगे, और मीर जाफर है उसको नवाब के पद पर बिठाया जाएगा ताकि कंपनी के पक्ष में उसे फैसले करवाए जा सके। तो इसी के इस जो पूरे के पूरे जो षड्यंत्र है उसका जो सूत्रधार है वो नेतृत्व करता वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव ये रॉबर्ट क्लाइव था जब हमने देखा कि आंग्ल फ्रांसीसी जब संघर्ष हुआ, और जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध के शुरुआती वर्षों में जब डुप्ले और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा एक प्रकार से दक्षिण के राज्यों पर व्याप्त हो गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव की सूझबूझ से ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को उस आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में सर्वश्रेष्ठता हासिल होती है। रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क से उठ करके अपनी उत्तम सूझबूझ, रणनीति और दूरदर्शिता के दम पर उन्होंने भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को समकालीन भारतीय राजनीतिक शक्तियों की पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं प्लासी की लड़ाई। क्या हुआ कि कलकत्ता में हुई पराजय का बदला लेने के लिए मद्रास से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। जनवरी में कलकत्ता पर कंपनी के द्वारा अधिकार कर लिया गया, और माणिक चंद्र है वो पैसे पर
जो कलकत्ता का अधिकारी जो सिराजुद्दौला के द्वारा नियुक्त किया गया था वो माणिक चंद्र है, वो सिराजुद्दौला से पहले से ही नाराज चल रहा था उसके कठोर नियंत्रण के कारण। तो माणिक चंद्र ने पैसे में वो कलकत्ता का जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। इसी समय नवाब सिराजुद्दौला को जब ये पता लग जाता है कि महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा उसके खिलाफ मिलकर के षड्यंत्र किया जा रहा है, उस शौकत जंग के द्वारा नवाबी के पद को चुनौती दी जा रही थी, जगत सेठ नाराज थे, इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली के बंगाल की ओर बढ़ आने की सूचना भी मिल रही थी, इसके अलावा तत्कालिक मुगल बादशाह है वो भी बंगाल पर अभियान कर रहे थे। इन विपरीत परिस्थितियों में नवाब सिराजुद्दौला ने यह सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराना इस समय उसके लिए सही नहीं होगा। तो नवाब सिराजुद्दौला को वो काम करना पड़ा जिस काम को करना उसके फितरत में नहीं था, उसके स्वभाव में नहीं था। जब जनवरी में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से फोर्ट विलियम कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लेते हैं, कलकत्ता को अपने नियंत्रण में ले जाते हैं, तो नवाब सिराजुद्दौला कई आंतरिक संघर्षों में उलझे हुए थे। शौकत जंग की चुनौती अलग थी, अहमद शाह अब्दाली के बंगाल की ओर बढ़ आने का खतरा था, मुगल बादशाह के द्वारा लगातार अभियान करने का खतरा था। इन परिस्थितियों में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां करके शांति की तलाश करने का प्रयास किया नवाब सिराजुद्दौला ने, और इसी का परिणाम यह हुआ कि नवाब और अंग्रेजों के बीच 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई, और इस अलीनगर की संधि से नवाब को कंपनी के पक्ष में वो सारी रियायतें, वो सारे विशेष अधिकार मानने पड़े जिनको लेकर के नवाब ने शुरुआती वर्षों में कंपनी के साथ वो उलझ गए थे, कंपनी को प्रति एक सख्त नीति अपनाई थी, वो उन सारे विशेष अधिकारों को बहाल कर दिया। इस अलीनगर की संधि से कंपनी को सभी अधिकार और क्षेत्र मिल गए, लेकिन अलीनगर की संधि ने नवाब की निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर किया, और एक प्रकार से इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के दुस्साहस को बढ़ा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लगने लगा कि जब नवाब को अलीनगर की संधि के लिए बाध्य किया जा सकता है तो इसको नवाबी के पद से भी हटाया जा सकता है, और एक कठपुतली नवाब है हम उसकी जगह बना सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अलीनगर की संधि का और नवाब और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती, लेकिन क्लाइव इतने मात्र से संतुष्ट नहीं था कि वो सारे व्यापारिक विशेष अधिकार वापस मिल जाए। क्लाइव के दिमाग में अब बहुत कुछ चल रहा था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक राजनीतिक सत्ता बनाने के लिए आतुर था, और वो चाहता था कि बंगाल के संसाधनों पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाए। और क्लाइव ने यह सोच लिया था कि अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक शक्ति बनना है, कंपनी के व्यापार को अगर बढ़ाना है, तो बंगाल के समृद्ध संसाधनों पर अधिकार करना होगा, और बंगाल के समृद्ध संसाधनों पर तभी अधिकार किया जा सकता है जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो बंगाल के नवाब के पद पर किसी कठपुतली को नवाब बनाए। तो इसको लेकर के इस तरह की बात जब क्लाइव के दिमाग में सेट हो चुकी थी, तो प्लासी का ऐतिहासिक षड्यंत्र है वो रचा गया। ऐतिहासिक षड्यंत्र की परिणति ऐतिहासिक षड्यंत्र की जो परिणति है वो 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी में के मैदान में देखने को मिलती है, जब दोनों पक्षों की सेनाएं यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं और बंगाल के नवाब की सेना है वो युद्ध के मैदान में आमने सामने हो जाती है। क्योंकि अलीनगर की संधि करने के बाद भी बंगाल के नवाब को ये लगा था कि ये ऐसा ही समझौता है और अंतिम निर्णायक संघर्ष वो ईस्ट इंडिया कंपनी से होकर के रहेगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव भी बंगाल में सिराजुद्दौला की नवाबी को ज्यादा दिन तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो प्लासी के मैदान में वो एक कहने को एक लड़ाई होती है, लेकिन ये लड़ाई नहीं थी, एक प्रकार से सब कुछ पहले से सेट था। सिराजुद्दौला की सेना का एक बहुत बड़ा भाग है मीर जाफर और राय दुर्लभ के नेतृत्व में जो है वो जो लड़ रहा था, मीर जाफर के नेतृत्व में, मीर जाफर उस सेना का सेनापति था, और काफी बड़ी सेना ने उस युद्ध में भाग नहीं लिया। उसका परिणाम ये हुआ है कि एक मामूली झड़प थी, और एक थोड़ी सी झड़प के बाद में जो फैसला है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में हो जाता है। केवल सिराजुद्दौला की कंपनी की एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व जैसे मोहनलाल और मीर मदान थोड़ी बहादुरी से लड़ते हैं,
लेकिन विश्वासघातियों के आगे मीर मोहनलाल और मीर मदान है, वो भी युद्ध के मैदान में मारे जाते हैं। बाद में जब सिराजुद्दौला को इस प्रकार के षड्यंत्र का पता लगता है तो वो युद्ध के मैदान से भाग जाता है, लेकिन मीर जाफर के बेटे मीरन के द्वारा सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया जाता है और सिराज है उस प्लासी की लड़ाई जो एक झड़प थी, जो एक षड्यंत्र थी, उसमें मारा जाता है। इस युद्ध में कंपनी की जीत होती है और मीर जाफर है वो नवाब बन जाता है। अब हम प्लासी की युद्ध के क्या परिणाम रहे, प्लासी के युद्ध ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार की दिशा प्रदान की, और बाद में बक्सर की लड़ाई और बंगाल में कंपनी के द्वैध शासन और प्रत्यक्ष शासन तक की यात्रा का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में पार्ट 2 के अंतर्गत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।